गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो यानी कि इससे पहले मैं 23 प्रैक्टिस सेट है वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है, जो कि मैंने एचएससी सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते होंगे, ये हमारे हरियाणा के दक्षिण में स्थित हो जाएंगी। कहां पर? दक्षिण में स्थित होगी। अब देखो, अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, ठीक है, इसका जो विस्तार है ये हरियाणा के कितने जिलों में है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? क्या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में आप बता सकते हो। और इसकी हाइट कितनी रहने वाली है ये बताएंगे। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, ठीक है, तो अरावली पर्वत का क्या बताएंगे आप मेरे को? प्रवेश द्वार के बारे में बता सकते हैं कि प्रवेश द्वार है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई इन क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। देखो भाई, अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला का विस्तार है तो ध्यान रखेंगे इसका जो विस्तार है ये हरियाणा के 7 जिलों में रहेगा। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम जानते हैं डोसी की पहाड़ी के नाम से, जो कि 652 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी। उसके बाद अरावली पर्वत का जो प्रवेश द्वार है ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये गुरुग्राम को कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम में इसका प्रवेश द्वार रहेगा। अब बात आती है कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं जिसमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार रहेगा। तो आप कहां से? महेंद्रगढ़ से शुरू कर देना। ठीक है, महेंद्रगढ़ के बाद भिवानी, और भिवानी के साथ लगता कौन सा? दादरी जिला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रेवाड़ी पे, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के साथ साथ है हम किसके बारे में बात करेंगे? गुरुग्राम की। ठीक है, और गुरुग्राम के बाद चौथा जिला जो होगा वो होगा हमारा फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। और 7वां जिला जो है वो रहने वाला है नूह, मेवात। मेवात की पहाड़ी पूछे तो वो भी अरावली का ही क्या रहेगी? विस्तार रहेगी। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रहने वाला है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बार बार करते हैं। आपको 22 के 22 जिलों का जो क्षेत्रफल है ना वो याद होना चाहिए। किसी भी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो भाई, अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सबसे जो छोटा जिला है वो हो जाएगा कौन सा? पंचकुला। पंचकुला के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे 898 वर्ग किलोमीटर। कितना? 898 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हरियाणा का सबसे छोटा जिला आपसे पूछ लिया जाए, क्या हरियाणा का सबसे छोटा जो जिला है उसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे वो रहेगा हमारा फरीदाबाद। क्या रहेगा? फरीदाबाद, जिसका 741.9 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अब देखो, आप मेरे को यमुनानगर जिले का एरिया बताएंगे। किसका? यमुनानगर जिले का जो एरिया है उसके बारे में बताएंगे। फिर आप मेरे को अंबाला का क्षेत्रफल बताएंगे। अंबाला के बाद आप आंसर करेंगे रेवाड़ी के बारे में। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे रोहतक का। किसका? रोहतक का। उसके बाद आप सोनीपत का बताएंगे। सोनीपत का एरिया कितना रहेगा? ठीक है, सोनीपत के बाद आप किसका आंसर कर सकते हो? सिरसा जिले का। किसका? सिरसा जिले का। और उसके बाद आप करेंगे किसके बारे में? हिसार के बारे में। ठीक है, तो इतने जो क्षेत्रफल है वो आप मेरे को बताएंगे। देखो भाई, अगर यमुनानगर की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1768 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1768 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं अंबाला की बात करूं तो ध्यान रखेंगे 1574 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1574। रेवाड़ी की बात की जाए तो 1500 कितना रहेगा इसका? 94, 1594 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसी के साथ एक और ध्यान रखेंगे आप, और वो हमारा कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र, जिसका 1530 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1530 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर रोहतक की बात की जाए तो भाई 1745 वर्ग किलोमीटर। कितना?
1745 रोहतक का। सोनीपत की बात की जाए तो 2260 वर्ग किलोमीटर सोनीपत का रहेगा। उसके बाद सिरसा जिले की अगर बात की जाए 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। हिसार की अगर बात की जाए तो 3983 वर्ग किलोमीटर कितना रहेगा, 3983 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं भिवानी के बारे में, ध्यान रखेंगे भिवानी का क्षेत्रफल और भिवानी का क्षेत्रफल रहेगा 3983 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे महेंद्रगढ़ के क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे 1899 वर्ग किलोमीटर, कितना 1899 वर्ग किलोमीटर, समझ गए। तो इन क्षेत्रफल के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ बच गए वो अगली क्लास में कर लिए जाएंगे, अभी आप इन क्षेत्रफल के बारे में ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे सारे के सारे जो क्षेत्रफल है वो मैं आपको रटवाने का काम करूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर पंचकुला आएगा। चंडीगढ़ शहर की और आधुनिकीकरण वास्तुकार का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो भाई चंडीगढ़ के वास्तुकार की बात कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है। 1952 में चंडीगढ़ की स्थापना की जाती है, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद आगे बात आती है किसके बारे में? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार, तो उसका नाम हो जाएगा ली कार्बूजियर। कौन? ली कार्बूजियर। ये चंडीगढ़ के कौन हुए हैं? वास्तुकार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ली कार्बूजियर। उसके बाद वर्तमान में चंडीगढ़ क्या है हमारा? तो एक संघ शासित राज्य है। क्या है? संघ शासित प्रदेश है, समझ गए। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा कौन सा? चंडीगढ़ केंद्र शासित क्या रहेगा? प्रदेश रहेगा। अब बात यह आती है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है किस सूची के अंतर्गत आता है, यहां पे कौन सी धारा काम करती है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा? 239, जो कि हमारे किसके बारे में बताता है? संघ शासित प्रदेश के बारे में। कौन सा आर्टिकल? 239, याद रखेंगे। अब देखो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको चलाने का काम कौन करता है चंडीगढ़ को? तो ध्यान रखेंगे यहां पे प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। किसकी? प्रशासक की। और ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ के जो पहले प्रशासक हुए हैं उनका क्या नाम था? तो उसका नाम था भैरव सिंह पांडे, ठीक है। भैरव पांडे का नाम ध्यान रखेंगे, ये चंडीगढ़ के पहले प्रशासक हुए हैं। चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे कौन है? जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो आप बनवारी लाल पुरोहित को याद रख सकते हो चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पे। उसके बाद एशिया में जो गुलाबों की पैदावार है वो सबसे ज्यादा कहां पे? एशिया में किसका उत्पादन है? गुलाबों का, ठीक है। और गुलाब का जो फूल है वो भी हमारा एशिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का एक रॉक गार्डन रहेगा। कौन सा? रॉक गार्डन के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण 1957 में नेकचंद के द्वारा, नेकचंद सैनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका? रॉक गार्डन का। कब? 1957 में। उसके बाद एक सुखना लेक बड़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ ले सुखना लेक कहां पे रहेगी? तो ध्यान रखेंगे जो सुखना झील है, सुखना लेक है, ये चंडीगढ़ में रहेगी। और इसके वास्तुकार कौन हुए हैं? तो वो भी ली कार्बूजियर। कौन है? ली कार्बूजियर। और ध्यान रखेंगे ये जो सुखना लेक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। कब? 1958। तो सुखना लेक 1958, ली कार्बूजियर का नाम ध्यान रखेंगे। और रॉक गार्डन के लिए नेकचंद सैनी का नाम ध्यान रखेंगे 1957। एशिया में गुलाब के फूल सबसे ज्यादा कहां पे? चंडीगढ़ में। और वर्तमान में इसका प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आता आर्टिकल नंबर 239। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन हुए हैं? ली कार्बूजियर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एचएससी ने पूछा था और मैं आपको करवा भी चुका हूं। क्या? कि भाई बात थी 28 जनवरी 1970 की। 28 जनवरी 1970 को क्या होता है कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात उठती है। और इस बात का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। हरियाणा में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने के विरोध में, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस डेट को ये किसके लिए है? तो ये डेट है भाई चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने के लिए, ठीक है। चंडीगढ़ को पंजाब में क्या करने के लिए? सौंपने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां पे आरक्षित सीटों की बात हुई है, तो देखो बार बार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते हैं, आज कुछ अलग से करेंगे। देखो भाई, हरियाणा में विधानसभा की अगर वर्तमान में सीटों की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कितनी रहेगी, 90 रहेगी। अब देखो जो हमारी प्रथम विधानसभा थी, ठीक है, प्रथम विधानसभा, और ये जो प्रथम विधानसभा हरियाणा की कब बनी थी, 1 नवंबर 1966, और 1966 में अपने पास जो सीटों की संख्या थी विधानसभा की वो कितनी होती थी, तो ये होती थी हमारे पास 54, ठीक है। और इस 54 में से आरक्षित सीट कितनी थी, तो ध्यान रखेंगे 10 सीटें थी, ये आरक्षित थी, ये रिजर्व थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कब, हरियाणा के गठन के समय कितनी 10 सीटें आरक्षित थी। उसके बाद 1967 में हरियाणा की दूसरी विधानसभा का गठन होता है। क्या 1967 में हरियाणा की दूसरी विधानसभा, और मैं दूसरी विधानसभा की बात करूं तो इसका गठन 1967, और सीटों की संख्या बढ़ के हो जाती है 81, और आरक्षित सीटें कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। उसके बाद चलते हैं हमारी पांचवी विधानसभा पे। कौन सी पे, पांचवी विधानसभा। और हरियाणा की पांचवी विधानसभा की क्या खास बात थी, तो ध्यान रखेंगे ये बात थी 1977 की। कब की थी, 1977 की। और इसी 1977 में हमारे हरियाणा की विधानसभा की सीट हुई 90, और इन 90 में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रहेगी, तो ध्यान रखेंगे वो 17 रहने वाली है। कितनी रहेगी, 17 रहेगी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट, ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर भाई मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी कैसी सीट, सबसे बड़ी विधानसभा की सीट ये कौन सी रहने वाली है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट ये कौन सी रहने वाली है। उसके बाद मतदाता की हिसाब किताब की बात करें तो ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से, किसके हिसाब से, ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी रहने वाली है। और उसके बाद ग्रामीण जो मतदाता हैं इनके हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा की सीट, क्या हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा की सीट। 4 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखो भाई, अगर क्षेत्रफल की अपन बात करें ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में अपने हरियाणा के कृषि मंत्री जो रहेंगे वो कौन है, जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, जो कि लोहारू विधानसभा सीट से आते हैं, और वो भिवानी की सीट रहेगी। ध्यान रखेंगे कौन सी, लोहारू विधानसभा सीट भिवानी, ये सबसे बड़ी सीट है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी सीट, तो भाई साहब जहां से हमारे परिवहन मंत्री कौन, मूलचंद शर्मा क्या रहेंगे, विधायक रहेंगे, कौन सी सीट हो जाएगी, बल्लभगढ़। क्या हो जाएगा, बल्लभगढ़। ध्यान रखेंगे ये कौन सी, फरीदाबाद की, कौन सी, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सबसे छोटी, किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ग्रामीण मतदाता की सबसे बड़ी सीट, ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से भाई बादशाहपुर, ध्यान रखेंगे कौन सी, बादशाहपुर की, ध्यान रखेंगे गुरुग्राम की। और सबसे छोटी सीट है ग्रामीण मतदाता के हिसाब से वो महेंद्रगढ़ की, नारनौल रहेगी, कौन सी, नारनौल रहेगी। समझ गए, ये ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की बात हुई है तो आप मेरे को बताएंगे सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, क्या सबसे बड़ी जो आरक्षित सीट है वो कौन सी रहने वाली है, तो ध्यान रखेंगे रतिया रहेगी फतेहाबाद की। और सबसे छोटी आरक्षित सीट पूछ ले तो वो सोनीपत की खरखोदा, कौन सी, सोनीपत की खरखोदा। समझ गए, तो इतना अगर आप आज याद रख लेगो तो बचे हुए अगले क्वेश्चन के साथ हम कर लेंगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी था आरक्षित सीट, वो आप सभी जानते हैं 17 आरक्षित सीट हमारे पास रहेंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना है। कल इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी, तो अभी इसको रहने देते हैं। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, कौन सी सदी में। देखो हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हर्षवर्धन का जन्म, तो ध्यान रखेंगे इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। समझ गए। अब उसके बाद बात आती है कि इसके पिता का क्या नाम था, तो वो प्रभाकर वर्धन थे। और उसके बाद 606 ईस्वी में ये शासक बने थे, और 606 से लेके 647 तक इसने शासन किया था। और भाई 600 से लेके और 699 तक सदी कौन सी हो जाएगी,
सातवीं सदी। समझ गए, कौन सी? सातवीं सदी। शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। और एक यात्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसका क्या नाम था? हेनसांग। चीनी यात्री आया था ना इसके शासनकाल में, हेनसांग। समझ गए, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 629 ईस्वी में भारत आया था और 644 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की, उस पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने पुस्तक लिखी सीयू की और इसमें हरियाणा के 3 शहरों का गुणगान किया था। क्या? 3 शहरों का गुणगान किया। वो कौन कौन से थे? तो एक तो हमारा थानेसर जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी, दूसरा हमारा फतेहाबाद का टोहाना, ध्यान रखेंगे, और तीसरा शुद्ध यमुना नगर। कौन सा? शुद्ध यमुना नगर है, ये ध्यान रखेंगे। समझ गए। और एक और यात्री था जो कि अपने मोरक्को अफ्रीका से आया था, जिसका क्या नाम था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भारत में आया था और उसने हरियाणा के एक शहर का वर्णन किया, सिरसा का, और उसने ये बताया कि सिरसा उस समय पे लाल रंग के चावल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कल या परसों डिस्कस किया था। अभी इसमें ज्यादा समय हमें देने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के पूर्व में एक नदी बहती है जो कि अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा, हरियाणा के पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। समझ गए। जबकि हरियाणा भारत के किस दिशा में है, यह ध्यान रखेंगे। हरियाणा भारत के किस दिशा में है? तो भारत की किस दिशा में हरियाणा है? तो ध्यान रखेंगे, भारत की वो दिशा हो जाएगी कौन सी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है अपना प्यारा सा प्रदेश हरियाणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो भाई साहब मैंने भी आपसे एक वादा किया है कि डेट और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको आप भूल जाते हो और एग्जाम में गलत करके आते हो, उनको मैं रटवा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन आ गया ना कि संदेश साप्ताहिक पत्रिका, तो इसका आंसर तो सभी कर देंगे ना। संदेश किसका था? नेकीराम का था। ठीक है, किसका था? नेकीराम का था। वही नेकीराम जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि इसका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1887 को केलंगा गांव भिवाड़ी में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का विरोध करने वाले कौन थे? नेकीराम। इसी ने 1926 में रोहतक में जो हमारा हरियाणा का पहला कॉलेज था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, मेरे को तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए, ये बात अंग्रेजों से कहने वाले भी कौन थे? नेकीराम थे। ठीक है, तो नेकीराम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछेगा हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कब आया था? 1886 में। समझ गए। और ये हरियाणा का कैसा समाचार पत्र था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। नाम क्या था? जैन प्रकाश। ठीक है, समाचार पत्र का नाम रहेगा इधर। उसके बाद ये कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, मास में एक बार निकलता था। कहां से निकला था ये? तो ध्यान रखेंगे, ये फरूक नगर से। कहां से? फरूक नगर से। और इसको निकालने वाले कौन थे? तो उसका नाम था जियालाल जैन। कौन थे भाई? जियालाल जैन। ये हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद 1889 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था जाट समाचार। क्या नाम था? जाट समाचार, जो कि गुरुग्राम से निकला था। और इसको निकालने वाले कौन थे? बाबू कन्हैया लाल का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? बाबू कन्हैया लाल का नाम ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम से। उसके बाद भाई साहब आ जाओ कहां पे? 1916 पे। ठीक है, और 1916 में एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम था जाट गजट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जाट के नाम से 2 समाचार पत्र मैंने आपसे बताए हैं। जाट गजट की बात करें तो यह भी सप्ताह में एक बार निकलता था, साप्ताहिक पत्रिका थी। और जाट गजट के बारे में यह भी ध्यान रखेंगे कि यह रोहतक से निकलता था। कहां से? रोहतक से। और इसको निकालने वाले कौन थे? तो इसको निकालने वाला था हमारा राय बहादुर सर छोटूराम। कौन? सर छोटूराम। और किस भाषा में ये निकला था? तो ध्यान रखेंगे, वो भाषा हमारी थी उर्दू। समझ गए, किस में निकला था ये? उर्दू भाषा में। कब? 1916 में। 1916 के बाद आ जाओ 1923। 1923 में श्रीराम शर्मा का ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। 1923 का जो समाचार पत्र था उसका नाम था हरियाणा तिलक। क्या रहेगा भाई? हरियाणा तिलक। समझ गए। और ये जो हरियाणा
हरियाणा तिलक है हिंदी में निकलता था, और ये किसका था? तो आप कहोगे ये था जी श्री राम शर्मा का। किसका था? श्री राम शर्मा का। समझ गए? ये ध्यान रखेंगे। 1923 के बाद आप किसके बारे में ध्यान रखोगे? आप चलो अब 1930 पर, और 1930 की बात करें तो 1930 में संदेश के नाम से किसका? नेकी राम का। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1936, और 1936 की बात की जाए तो समाचार पत्र था ग्राम सेवक। कौन सा? ग्राम सेवक। और अभी बताएंगे किसने निकाला, लेकिन ध्यान रखेंगे 1941, और 1941 में समाचार पत्र का क्या नाम था? सेवक। अब देखो ग्राम सेवक और सेवक दोनों ही हिसार का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाला हरदेव सहाय। क्या नाम था? लाला हरदेव सहाय। तो लाला हरदेव सहाय के द्वारा ही दोनों निकाले गए थे, सेवक और ग्राम सेवक। लेकिन डेट ध्यान रखेंगे, एक तो 1936 और एक 1941। अभी इतनों के बारे में पढ़ लो, आप इनको अच्छे से रट लो, फिर और करवा देंगे। ठीक है, तो इतने याद हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे याद हो जाने चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो मेरे भाई हरियाणा की राजभाषा के लिए तो मैंने कई बार आपसे रिपीट करवा दिया कि हरियाणा की जो राजभाषा हिंदी को, वो अधिनियम कब आया था, कब उसको घोषित किया था? तो वो आया था 1969 में। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1969 में ही हमारा जो क्या नाम है इसका, ये हरियाणा कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ था 1 अगस्त 1969 को। ठीक है, लेकिन आप क्या बताएंगे मेरे को? हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा का नाम बता देंगे। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा क्या रहने वाली है ये बताएंगे। उसके बाद हरियाणा की बोली क्या है, समझ गए? बोली क्या है ये बता देंगे। उसके बाद ये बोली है इसका जो, अच्छा हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा, फिर इस क्षेत्रीय भाषा का विकास कहां से हुआ है? ठीक है, विकास कहां से हुआ है और ये किसका रूप मानी जाती है, कहां से ये निकली है, समझ गए? उसके बाद बोली की बात करें, हरियाणवी बोली ये कहां से निकली है? ठीक है, हरियाणवी बोली हमारे पास कहां से आई, और जहां से आई है उस बोली को हम किसका रूप मानते हैं ये आप मेरे को बता देंगे। और फिर बता देंगे हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है। हरियाणा में कुल बोली जो बोली जाती है उसके बारे में आप आंसर कर देंगे। अब देखो एक एक करके हम करें तो हरियाणा की जो क्षेत्रीय भाषा है ना, वो हमारी कौन सी रहेगी? तो ध्यान रखेंगे वो रहेगी हमारी हरियाणवी। समझ गए? कौन सी? हरियाणवी। और इसका विकास सौर सैनी से हुआ है, सौर सैन्य अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ये किसका रूप समझी जाती है, कहां से निकली है? पश्चिमी हिंदी। हिंदी कई प्रकार की है, पश्चिमी हिंदी से। उसके बाद हरियाणा की बोली भी कौन सी है? तो वो भी हमारे पास हरियाणवी हो जाएगी। उसके बाद हरियाणवी निकली कहां से है? तो हम कहेंगे ये कोरवी बोली से निकली है। कोरवी बोली किसका रूप मानी जाती है? तो ये हमारी खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। उसके बाद हरियाणा में कुल बोली कितनी? तो मेरे भाई ये 6 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है वो 6 बोलियां कौन कौन सी है। ठीक है, देखो भाई 6 बोली में सबसे पहले आप बांगरू के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप बागड़ी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप मेवाती बोली के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप अहिरी बोली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोरवी बोली के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? कोरवी बोली। और छठी जो आपकी होने वाली है वो ब्रज बोली। कौन सी? ब्रज बोली। अब बात ये आती है इन 6 बोलियों में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है हरियाणा में? तो भाई ये तो आपको पता ही है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो बांगरू बोली जाती है, ये हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद बात आती है बागड़ी बोली कहां पे बोली जाती है? तो आप कहोगे राजस्थान के लगते हरियाणा में, राजस्थान के समीप वाले हरियाणा में कौन सी? बागड़ी। बांगरू की बात करें तो हमारा हिसार, रोहतक, कैथल वाला जो इलाका है ना, इधर ये सारी यही बोली जाती है। उसके बाद मेवाती की अगर बात करें तो ये तो बता ही दोगे जी, मेवात में बोली जाती है। अहिरी की बात करें तो ये रेवाड़ी, उसके बाद पटौदी। समझ गए? रेवाड़ी पटौदी में बोली जाती है। कौन सी? अहिरी। कुछ भाग
महेंद्रगढ़ में। कोरवी की बात करें तो भाई अंबाड़ा का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, वैज्ञानिक नगरी अंबाड़ा और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, ये दो जिले कोरवी बोली के लिए। ब्रज बोली कहां पे, तो ये तो हमारे संत सूरदास सिंह गांव फरीदाबाद से आते थे। पलवल हो जाएगा जो कि मथुरा को टच करता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, ठीक है, तो ये फरीदाबाद और पलवल हो जाएगी, समझ गए। अगर इसी प्रकार से आप चीजों को पढ़ते रहिए तो भाई साहब बहुत मैक्सिमम स्कोर आप सीटी में करके आओगे, समझ गए। इस बात का मैं आपको आश्वासन और पूरी गारंटी देता हूं, ठीक है। विश्वास आपका होगा और मेहनत हमारी होगी, समझ गए। तो विश्वास रखना आपको और विश्वास के साथ डेली कंटिन्यू क्लास करनी है। आपका मन करेगा बीच में कि भाई क्लास को छोड़ दे या फिर आधी देख के छोड़ दे, इससे आपका नुकसान होगा। और आधा अधूरा जो ज्ञान है वो वैसे भी नुकसान करता है। एक एक क्लास में कोई ना कोई बात आपको सीखने को मिलेगी और पता नहीं जिस क्लास को आप मिस करो हो सकता है पेपर में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आप अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे मुझे भी बड़ा मोटिवेट होता है, जैसे कि हमारे संदीप तंवर जी है, डेली कंटिन्यू क्लास लेते हैं। इसके अलावा हमारे रवि तायल जी हैं, ये भी डेली कंटिन्यू क्लास करते हैं। बिक्के हरियाणवी हो गया, कल्पना हो गई, आरती हो गई, ठीक है, उज्जवल हो गई, तो ये तमाम जो स्टूडेंट है, जैसे ज्योति जाजम हो गई, ये सारे कंटिन्यू क्लास करते। तो आपको ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहना है, ऐसे ही विश्वास बढ़ाए रखना है। एक मंकू यादव करके कोई है, वो भी कंटिन्यू, लेकिन वो ऐसे लाइव में नहीं जुड़ पाता, वैसे क्लास लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हम, तो मेरे हिसाब से अपना ये छोटा सा चैनल है और इस छोटे से चैनल पे जो मैं देखता हूं तो तकरीबन 200 प्लस जो स्टूडेंट है वो पूरी वॉच टाइम करते हैं, ठीक है। तो आप अगर आदि जो स्टूडेंट देखता है ना, मैं ये बात उसके लिए कह रहा हूं जो थोड़ी बहुत क्लास देख के स्किप कर देता है, उसको पूरी क्लास लेनी है, शुरू से लेके और लास्ट तक अपने से जुड़े रहना है। और फिर उस दिन अगर आप एग्जाम में बैठे 25% हरियाणा जीके आई तो उस दिन आप करोगे, ठीक है, उस दिन आप कहोगे कि हाँ जी वाक्य में कि जो आपने क्या नाम करवाया था, जैसे प्रैक्टिस करवाई थी उसमें हम 25% हरियाणा जीके आई भी है और ठीक भी करके आए हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बात आती है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। तो भाई ये तो अपना एक ही व्यक्ति है ना, जिसका नाम क्या था, ताऊ देवीलाल, समझ गए। अब देखो इसके बारे में तो कल मैंने वर्बली बताया था ना, ताऊ देवीलाल का जन्म कब हुआ था, 1914 तेजा खेड़ा में। ताऊ देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी, तो मेरे भाई 2001 में मृत्यु हुई थी। जन्म तेजा खेड़ा में हुआ था, सिरसा में, इसकी मृत्यु 2001 में। और इसकी जो समाधि है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, संघर्ष घाट के नाम से। किसके नाम से, संघर्ष घाट के नाम से। और ये उप प्रधानमंत्री बने थे 2 बार, 1989 से लेके 90 और 1990 से लेके 1991, समझ गए। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा का स्पीकर बना है, ठीक है। तो हरियाणा का क्या बताना आपको, एकमात्र व्यक्ति का नाम बताएंगे जो कि हरियाणा का सीएम भी रहा, ठीक है। हरियाणा के सीएम के साथ साथ हरियाणा का डिप्टी सीएम और इसके साथ साथ हरियाणा के स्पीकर के पद पर भी रहे, वो एकमात्र व्यक्ति। उसके बाद बताएंगे अब तक हरियाणा में कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब तक हरियाणा में कुल उप मुख्यमंत्री, क्या कुल उप मुख्यमंत्री की संख्या बता देंगे वो कितनी रहेगी, समझ गए। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में कर लेते हैं। देखो भाई एकमात्र व्यक्ति की अगर आप बात करें ना, जो कि हमारा सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद पे रहा, तो वो थे भिवानी जिले से, जिसका नाम था बनारसी दास गुप्ता, बिड्डी गुप्ता, समझ गए। एक बिड्डी शर्मा हो गया और एक हमारा बिड्डी गुप्ता। अब तक हरियाणा में जो कुल उप मुख्यमंत्री बने हैं उनकी संख्या रहेगी 6। अगर पूछ ले हरियाणा का प्रथम पहला उप मुख्यमंत्री, पहला जो डिप्टी सीएम है वो कौन बना था, तो वो भाई साहब चांदराम बने थे, झज्जर से आते थे चांदराम। उसके बाद दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा कौन बना था, तो उसका नाम था दूसरा डिप्टी सीएम, तो इनका नाम था मंगल सेन। कौन हो जाएंगे ये, मंगल सेन हो जाएंगे दूसरे डिप्टी सीएम। उसके बाद तीसरा आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे तीसरे हो जाएंगे
बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता का नाम। चौथा आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसका नाम बताओगे? हुकम सिंह का नाम बताओगे, समझ गए, हुकम सिंह का नाम। पांचवा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चंद्र मोहन बाबू, चांद बाबू का नाम बता दोगे, चंद्र मोहन बाबू, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई। और उसके बाद छठा जो कि वर्तमान में है अपने दुष्यंत चौटाला, समझ गए, जिसका जन्म दाडोली गांव में हुआ था 1988, जो कि हिसार जिले में आता है। दुष्यंत चौटाला छठे। अब तक 6 उप मुख्यमंत्री हरियाणा में बने हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा उप मुख्यमंत्रियों से कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहा? तो वो उनकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। हुकम सिंह हरियाणा के सीएम भी तो रहे हैं। बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ये तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पीकर, डिप्टी सीएम और सीएम के पद पे रहे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ोगे ना तब बात बनेगी। चलो अगले क्वेश्चन पे। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे स्थित है? हाँ भाई रवि तायल बता दे, जींद वाले, कहां पे स्थित है मांझी साहिब गुरुद्वारा? तूने ही कहा था ना जी गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे तो भाई साहब रटवा दूंगा आपको। देखो जी, मंजी साहिब गुरुद्वारे की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये हमारा कहां पे, वैसे तो कई जगह पे है लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंबाला आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या याद रखना है क्वेश्चन में, आप बताएंगे मेरे को गुरुद्वारों का शहर। क्या बताएंगे? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? फिर आप मेरे को आंसर करेंगे सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर रहेंगे, सबसे ज्यादा जो हरियाणा में गुरुद्वारे हैं वो कहां पर रहेंगे। अच्छा, फिर मेरे को चिल्ली साहिब, चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? चिल्ला साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहां पे रहेगा, इसकी खास बात क्या है। फिर मैंने पिछली क्लास में चोर मारदा गुरुद्वारा है, इसके बारे में बताया था। ये गुरुद्वारा अपने हरियाणा के किस जिले में रहेगा, इसकी खास बात क्या है। फिर आप मेरे को नीम साहिब गुरुद्वारे के बारे में आंसर करेंगे। किसके बारे में? नीम साहिब गुरुद्वारा है, इसकी खास बात बता देंगे। आप मेरे को लाखन माजरा गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे। लाखन माजरा गुरुद्वारा, इसकी खास बात क्या है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो चलो पहले इनको कर लेते हैं। देखो भाई, अगर गुरुद्वारों के शहर की बात की जाए तो वो हमारा श्री हनुमान की जन्म स्थली मानी जाती है कैथल, कपिल मुनि कलायत कैथल से संबंधित। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कैथल में। उसके बाद सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं मेरे भाई अंबाला में। ठीक है जी, अंबाला, जोराबाई वाला अंबाला। उसके बाद चिल्ला साहिब गुरुद्वारा संतों की नगरी, वन नगरी सिरसा में रहेगा। अब देखो ये जो गुरुद्वारा है इस पर पीर फकीरों का मेला लगता है। ठीक है, हरियाणा में पूछ ले पीर फकीरों का मेला कहां पे भरता है तो वो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। अब देखो आपको चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पता है कि सिरसा में रहेगा, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन घुमा दिया और ये पूछ ले कि हरियाणा का ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जहां पे पीर फकीरों का मेला लगता है। खा गए ना मार, हो जाएगी गड़बड़। तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो हम तो एक एक चीज है ना उसको खोल के रख देंगे आपके सामने। अब आप लेते हो या नहीं लेते वो आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने विश्वास किया तो भाई सब कुछ संभव है, अगर विश्वास नहीं किया तो कुछ भी संभव नहीं है। देखो जी, चोर मारदा गुरुद्वारे की अगर बात की जाए तो ये कहां पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। समझ गए, कहां पे? सिरसा में रहेगा। उसके बाद नीम साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो ये हमारा कहां पे रहेगा? जींद में रहेगा। अगर लाखन माजरा गुरुद्वारे की बात करें तो ये हमारा कहां पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। अब मैं बताता हूं इनकी खास बात कौन सा किस गुरु से संबंधित है। देखो भाई, चिल्ली साहिब गुरुद्वारा की अपन बात कराना तो ध्यान के रखना है ये सिखा का पहला गुरु हुआ है जिसका नाम था गुरु नानक देव। ठीक है, तो मैं यहां पे केवल प्रथम सेकंड से ही मार्क कर देता हूं, बाकी आप ध्यान रखेंगे। जो गुरु नानक देव है ना ये बताए जाते हैं यहां पे ठहरे थे 40 दिन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चोर मारदा गुरुद्वारा है ना ये तो भाई साहब खलनायक थे। खलनायक कौन थे? गुरु गोविंद। समझ गए, 10 के 10 जो गुरु थे ना
उसमें खलनायक के किरदार में रहे हैं गुरु गोविंद, जिसने बगानी का युद्ध लड़ा था, गुरु गोविंद, जिसने बंदा सिंह बहादुर को तैयार किया था, वही गुरु गोविंद। ठीक है, 1668 ईस्वी में, शायद 1688 ईस्वी में बगानी का युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़के शस्त्र धोने का काम किया था कपाल मोचन गुरुद्वारा, जिसको शास्त्रा घाट के नाम से जाना जाता है। और युद्ध लड़कर पहुंचे कहां पे थे? नड्डा या नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में पहुंचे थे। ये ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नीम, अच्छा यहां पे चोर मारदा, तो इसकी कहानी तो पहले ही मैंने बताई थी ना कि इसका घोड़ा बंधा हुआ था और ये विश्राम कर रहा था, चोर आए, घोड़े को चुराने की कोशिश की जाती है और भाई साहब गुरु गोविंद अपनी शक्ति प्रकट करता है और शक्ति से वो दोनों क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। घोड़ा चुराने से पहले ही अंधे हो गए, गुरु के चरणों में सत सत नमन किया और भाई साहब उसके बाद क्या हुआ? वो गुरु जी के शिष्य बन गए। ऐसा ही होता है। उसके बाद नीम साहिब गुरुद्वारा, एक दुखियारा बताया जाता है, गुरु के पास आता है, ठीक है, और उसको बीमारी थी, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और गुरु ने क्या किया? उसको मतलब कि नीम है ना, तो नीम है, नीम के पत्ते तोड़ के दे दिए, ले भाई ले जा, इसको खा लेना और बीमारी ठीक। जैसे अपने यहाँ पे नहीं करते हैं, बोले क्या नाम, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, तो बड़े भैंस दूध नहीं दे रही तो जाओ बाबा के पास झाड़ा लगवा के आओ। ठीक है, बाबा क्या करेगा? वो जो मोर की पाक होती है उससे झाड़ा लगा देगा पानी को, उसके बाद भभूति दे देगा कि जाओ जाके भैंस दूध दे देगी। ठीक है, अब भैंस दूध देने लग जाती है, समझ गए? तो ऐसे ही बाबा ने नीम की पत्तियां दे दी, शक्ति थी इसमें दे दी, ठीक है, और वो ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो आपसे पूछ लेगा हरियाणा में ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें यह मान्यता है कि बीमारियां ठीक हो जाती है? तो वो नीम साहिब गुरुद्वारा। और ऐसा करने वाले, ऐसा चमत्कारी बाबा कौन थे? तो वो चमत्कारी बाबा कौन थे? वो सिखों के गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। सिखों के 90 गुरु गुरु तेग बहादुर जी। और उसके बाद आपको पता है कि गुरु तेग बहादुर का सरल कलम करवाने वाले कौन थे? तो वो थे अंतिम मुगल सम्राट, जिसका नाम था औरंगजेब। और इसी औरंगजेब ने गुरु का सिर कलम करवाया था तेग बहादुर जी का। कहां पे? तो वो चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है, जहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है आज के दिन, वहीं पे सिर कलम इसका करवा दिया जाता है। और जब ये अपना सर कलम करवाने जा रहे थे, अपनी शहीदी देने जा रहे थे लाखन माजरा गुरुद्वारा में, ये 13 दिन ठहरे थे। कौन? गुरु तेग बहादुर 13 दिन यहां पे ठहरने का काम करते हैं। और उसके बाद इसका जो सऊ है ना, तो सऊ तो जैसे मिलना नहीं था, लेकिन कुछ इसके हितैषी थे जो इसका सऊ और धड़ लेके आए थे, ठीक है। और वो कहां पे? इसका जो सर है ना, वो बताया जाता है, इसका शीश एक दिन के लिए अंबाड़ा रखा जाता है और फिर उसी अंबाड़ा में एक गुरुद्वारा रहेगा और उसका नाम भी क्या है? शीशगंज गुरुद्वारा। कभी आपसे पूछ लेना हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा कहां पे है, तो वो अंबाड़ा जिले में स्थित रहेगा। अब देखो सूरजकुंड के बारे में सभी जानते हैं कि सूरजकुंड झील है, ये हमारे फरीदाबाद में रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे सूरजकुंड के नाम से अगर गुरुद्वारा पूछ लिया जाए ना, तो ये हमारा कहां पे रहेगा? अंबाड़ा में रहेगा। समझ गए? कहां पे रहेगा? अंबाड़ा में रहेगा। शीशगंज भी कहां पे रहेगा? अंबाड़ा में रहेगा। उसके बाद एक गुरुद्वारा आता है जिसका नाम रहेगा बादशाही बाग गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? तो ध्यान रखेंगे बादशाही बाग गुरुद्वारा। समझ गए? अब देखो बादशाही बाग गुरुद्वारे की बात करें तो ये हमारा किस जिले में? अंबाड़ा जिले में, क्योंकि अंबाड़ा में तो बहुत ज्यादा गुरुद्वारे हैं, ठीक है। और ये किस गुरु से संबंधित रहेगा? तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं ता गुरु गोविंद नाम धराऊं। यानी कि जो गुरु गोविंद जी हैं उसने क्या किया था? यहां पर चिड़ियों से बाज को लड़ाने का काम किया था। समझ गए? बाज से अपनी जो चिड़िया है ना उसको लड़ाया था और बताया ये जाता है चिड़ियों ने बाज को हरा दिया था। और चिड़िया बाज को कैसे हरा सकती है? तो यहां पे गुरु की शक्ति काम करती है। अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ऐसे ही शक्तियां काम करती है। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे क्या कि ये जो अंबाड़ा वाला गुरुद्वारा है ये बादशाही बाग गुरुद्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद से संबंधित रहेगा। यहीं पे गुरु गोविंद जी ने जो कहावत बनी थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं ता गुरु गोविंद नाम धराऊं, तो ये जो गुरुद्वारा है ये इसी स्थान से, इसी जो घटना है उसी से ये संबंधित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और ये तो कल भी हमने किया था और इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा ना, कल्पना चावला की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। और इसकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को, ठीक है।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई आज का ये, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो कहां पे किया गया था? ये न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित है। अब देखो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हमारा जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ये सबसे पहले कहां पे स्थापित किया था? ठीक है, सबसे पहले यानी कि जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय पे सर्वप्रथम जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ये स्थापित किया गया था मेरे भाई लाहौर में। ठीक है, और ये जो एक्ट आया था ना 1915 का जो जीआई अधिनियम था उसी के तहत, समझ गए, 1915। अब देखो बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना बताई जाती है ये बताई जाती है कब? 1919 में। उसके बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं तो 1920 में बनते हैं और वो हमारे रेवाड़ी से थे जिसका नाम क्या था? सर सादीलाल। ठीक है, सर सादीलाल रेवाड़ी वाले ये क्या बने भाई? पहले इसके मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद क्या हुआ तो उसके बाद हमारा भारत हुआ आजाद, और भारत आजाद हुआ तो लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और इस न्यायालय को लेके आना पड़ा कहां पे तो भारत। और ध्यान रखेंगे ये कह रहा कि विभाजन के पश्चात, तो भाई ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के समय, विभाजन के समय, ठीक है, और विभाजन के समय इसको कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? शिमला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, फिर बात ये आती है कि जो ये हमारा हाई कोर्ट है ये शिमला से चंडीगढ़ कब आया? क्या शिमला से चंडीगढ़ कब आया तो भाई साहब 1955 में आया, ध्यान रखेंगे। फिर बात ये आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? क्या हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई तो 1955 नहीं करेंगे, 1 नवंबर 1966। गलत करके आओगे पेपर में, समझ गए, तो गलत नहीं करके आना है, समझ गए। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1959 में हुई थी, समझ गए। जबकि 1955 में शिमला से चंडीगढ़ जो है ना वो हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया गया था, ये ध्यान रख लेंगे। उसके बाद भाई साहब बात ये आती है कि जब ये स्वतंत्रता के बाद जब कहां पे शिमला में स्थानांतरित किया गया उस समय पे जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे उसका नाम बता देंगे भाई। इसके मुख्य न्यायाधीश 1955 में, ठीक है ना, 1947 में, 47 में, सारा ही बता दो, ठीक है, छोड़ो इसका सारा खेल ही खत्म कर देते हैं आज। 1947, अरे भाई क्यों भी रच रहा, 1947 जब विभाजन हुआ उस समय पे, 1955 में और 1966 में, लो भाई, ठीक है, 3 ही ना ये बताया था। अब देखो 1947 की बात करें ना तो बताया जाता है रामलाल, कौन भाई? रामलाल। 55 की बात कराना तो अमरनाथ भंडारी, कौन? अमरनाथ भंडारी। और 66 की बात करा तो मेहर सिंह, कौन भाई? मेहर सिंह। तीनों नाम ध्यान रख लियो, एक बार फिर बता देता हूं। 1947 आजादी के समय रामलाल थे, उसके बाद 55 में शिमला से चंडीगढ़ गया तो कौन थे मेरे भाई? अमरनाथ भंडारी। और जब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसके, इसका मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबे समय तक इसके न्यायाधीश कौन रहे? सबसे लंबे समय तक इसका अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए और सबसे कम समय तक इसका मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए तो देखो सबसे लंबे समय तक अमरनाथ जो भंडारी है ना वही रहे हैं, सबसे अधिक समय तक अमरनाथ भंडारी रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे क्या कि भाई सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं तो उसका नाम अमरनाथ भंडारी। और सबसे छोटे समय, कम समय तक देवी सिंह तेवतिया, कौन भाई? देवी सिंह तेवतिया। समझ गए, दोबारा फिर आएगा फिर करवा देंगे, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। अब भाई साहब मेरा जाने का समय आ गया है, आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है।
और मैं उम्मीद करता हूं जो क्लास है वो आपको बेहतरीन लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास बेहतरीन लगी हो, पसंद आई हो, तो सबसे पहला काम कमेंट करने का, दूसरा काम सब्सक्राइब करने का, तीसरा काम लाइक करने का, और चौथा काम जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए तो अपने साथियों तक इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दे, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दे। ठीक है, तो भाई आप लोग ही हैं जो क्या नाम है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे, इसको ऊपर ले जाने में आप लोगों का ही हाथ रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करवाना है, जरूर शेयर करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं मेरे यार, क्लास देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों भाई? तो आप भूल जाते हैं ना। और देखो पूरी जो क्लास होती है उसमें मैं कभी भी बीच में आपको इस चीज के लिए नहीं बोलता। ठीक है, कम से कम इसी चीज की शर्म कर लो मेरे भाई कि मैं आपको पूरी क्लास में कहीं पे डिस्टर्ब नहीं करता, लास्ट में ये बात बोलता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, समझ गए? बहुत जल्दी जो चैनल है उसको टॉप में लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।